वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल के अगले किस्त देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। बेडरूम में आ गया। आंटी ने दरवाज़ा बंद किया और शायद वो किचन में चली गई थी। मैं जल्दी से बेड पर लेट गया। तकरीबन 5 मिनट बाद ही इशरुत आंटी शरबत लेकर कमरे में आए। मुझे बेड पर देखकर वो शर्माईं और नज़र नीचे कर ली, फिर चलती हुई शरबत की ट्रे ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगी। मैं फ़ौरन उठ गया और ट्रे रखने के बाद उनके पीछे से पकड़ लिया। वो और ज़्यादा शर्मा गईं और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मैंने उनके कान में कहा, जानम छोड़ो, आओ इस शरबत को मिलकर पी लेते हैं। फिर मैं इशरुत आंटी के साथ बैठकर शरबत पी रहा था। आखिर में जब हम दोनों मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गए, इशरुत आंटी ने कहा, शी मैं तो नहीं बता रही थी कि तुम जल्द वापस जा रहे हो। दोबारा कब आओगे? मैंने कहा, आंटी जी जल्दी तो नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर में आखिरी दिनों की 10 से 15 छुट्टियां होंगी, तभी मुलाकात हो पाएगी। इशरुत आंटी थोड़ी उदास हो गईं और बोले, इसका मतलब है कि दिसंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने कहा, आंटी जी फिक्र ना करें, मैं चची से कहूँगा, वो आपका ख्याल ज़रूर रखेंगी। आपको तो पता है कि उनके पास कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर होता है। मैं भी आपके लिए बात कर दूंगा। मैंने काशी से कहा, तुम ज़रूर तुमयाना से मेरी बात करके जाना, वो मेरी बात से ज़्यादा तुम्हारी बात सुनती है। मैंने इशरुत आंटी को यकीन दिलाया कि दिसंबर तक वो बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हों, और उनकी बात सुनकर वो खुश हो गई। फिर हमने मिलकर नहाया और खूब लुत्फ़ उठाया। फिर मैं इशरुत आंटी को अलविदा कहकर घर आ गया। जब मैं घर पहुंचा और दरवाजे पर बेल बजाई तो थोड़ी देर बाद नरीन ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उसका चेहरा खिल उठा। फिर वो चची के कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और चची के कमरे में चला गया। चची बेड पर बैठी हुई थी और नरीन बेड के पास कुर्सी पर बैठी थी। मैं नरीन के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। चची ने पूछा, काशी आ गए हो? सुनाओ बिलाल कैसा है? क्या तुम उनके घर भी गए थे? मैंने कहा, चची जान बिलाल ठीक है। मैं उनके घर नहीं गया, बस दुकान पर बैठकर गुपशप लगा ली, फिर घर आ गया हूँ। चची ने कहा, अच्छा ठीक है, और फिर बेड से उठकर बोले, मैं कुछ काम कर लूँ, अभी आती हूँ। चची के बाहर जाते ही नरीन बेड पर बैठी और मैं भी बेड पर बैठ गया। मैंने इसके काने कहा, नरीन मेरी जान क्या हाल है? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ सर हिलाया और कहा, ठीक हूँ। मैंने पूछा, जान कल का क्या प्रोग्राम है? कल फिर मुलाकात करवा रही हो या नहीं? इसने हंस कर कहा, जी मैं तो रोज़ तैयार हूँ, आप ही वक्त नहीं देते। मैंने कहा, जान आपके लिए तो वक्त ही वक्त है। वो फौरन बोले, नहीं अभी नहीं, मुझे घर जाना है, वो हम इंतज़ार कर रही होंगी। मैंने कहा, ठीक है कल कर लेंगे। फिर वो आहिस्ता से बोले, आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने कहा, हाँ जान ज़रूर पूछो। वो बोले, बाजी सिमयाना बता रही थी कि, और फिर खामोश हो गई। मैंने पूछा, क्या कहा चची ने? वो बोले, वो कह रही थीं कि अब बाजी तुमयाना और मुझे दोनों को एक साथ मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने कहा, हाँ जान मैंने कहा है। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं मुलाकात कर लूँगी। चची वहाँ आ गई। नरीन के हाथ पीछे से हटाकर एक लंबी सी फ्रेंडशिप कराईं। नरीन मुस्कुराईं और फिर अपने कपड़े ठीक करके घर चली गईं। चची भी दोबारा किचन में चली गईं। मैं भी टीवी वाले कमरे में गया। जब मैं इशरुत आंटी के घर गया था तो मोबाइल टीवी वाले कमरे में चार्जर में लगा कर आया था। मैंने इसे हटाया और देखा तो इस पर 4 मैसेजेस उन नामालूम नंबरों से आए थे। एक एसएमएस भी था जिसमें लिखा था, आपका क्या हाल है? अब तो हमें भूल ही गए हैं और अब कॉल भी नहीं उठाते। मैं हैरान था, ये कौन है जो मुझे जानता है और मैं इसे नहीं जानता। मैं थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बाहर देखा तो चची किचन में काम कर रही थी।
मैं वापस अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और इसी अनोनिम नंबर पर कॉल कर दी। काफ़ी देर रंग बजता रहा मगर कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार मैंने एसएमएस भेज दिया और पूछा, आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं? मेरा नंबर कहाँ से मिला? कुछ देर बाद जवाब आया, वाजी तो इतनी जल्दी हमें भूल गए हैं। मैंने जवाब दिया, मैं भूला नहीं हूँ, बस याद नहीं आ रहा। आप मेहरबानी करके याद करवा दें। और फिर आगे जवाब आया, अब तो ट्रेन ने ऐसे मुस्करा रहे थे जैसे हमारे साथ कोई पुराना रिश्ता हो। मैंने आखिरी मैसेज पढ़कर हैरान रह गया। ये तो वही ट्रेन वाली लड़की थी जिसका नंबर मैंने कागज़ पर लिख कर छोड़ा था। फ़ौरन मैंने इस लड़की को जवाब दिया। मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल बेड के किनारे रख दिया और सोचने लगा कि इस लड़की का नंबर कैसे मिला। दिल में हैरत और थोड़ी तजस्सुस थी। अगले लम्हे मोबाइल की स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, कल का प्लान किया है, हमें अब से मिलना है। मैंने गहरी सांस ली और लिखा, कल मैं फ्री हूँ मगर वक्त बताओ ताकि मैं आ सकूँ। कुछ ही लम्हों में जवाब आया, शाम 5 बजे स्टेशन के करीब वाली कैफ़े में। मैंने सोचा ये जगह काफ़ी महफूज है और वहाँ ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। फिर मैंने मुस्करा कर लिखा, ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। रात भर मेरे दिमाग में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि ये लड़की कौन है और आखिर उसका मेरे साथ ताल्लुक़ किया है। मैंने फैसला किया कि कल मिलकर सब कुछ वाज़े हो जाएगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, नाश्ते के बाद तैयार हो गया और घर से रवाना हुआ। कैफ़े पहुंचकर मैं बाहर की कुर्सी पर बैठ गया। दिल की धड़कन तेज थी। कुछ देर बाद वो लड़की आई, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में तजस्सुस और थोड़ी शर्म। मैंने इसे देखा और कहा, आप यहाँ कैसे? वो हंसी और बोली, मैंने सोचा आज आपसे मुलाकात ज़रूरी है। हम दोनों काफ़ी देर तक खामोश बैठे, एक दूसरे को गौर से देखते रहे। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, तो ये सब कैसे शुरू हुआ? इसने आहिस्ता से कहा, वो दिन जब अपने नंबर लिया था, मैं सोचती रही कि ये मुलाकात कभी होगी या नहीं, और आज मैं चाहती थी कि सब कुछ वाज़े हो जाए। मैंने इसे गौर से देखा और कहा, ठीक है, आज सब बातें साफ कर लेते हैं। वो हंसी और मुस्करा कर कहने लगी, मेरा नाम दरअसल। इतनी देर में कैफ़े के अंदर रोशनी धीमी हुई और बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे हर कतरा हमारी कहानी में एक नया रंग भरता जा रहा हो। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की बातें सुनते और मुस्कुराते रहे और दिल में एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। हम काफ़ी देर तक कैफ़े में बैठे रहे। बारिश की हल्की बूंदाबांदी के शोर के दरमियान एक अजीब सुकून महसूस हो रहा था। मैंने पूछा, तो असल में आपने मुझे क्यों ट्रिक किया? इसने थोड़ा सर झुकाया और शर्म से हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि अब वाकई वही है जिसने मेरा नंबर लिया था। कभी कभी दिल की आवाज़ सुनना ज़रूरी होता है। मैंने मुस्करा कर कहा, दिल की आवाज़? लगता है तुम्हारी आवाज़ ने मेरे दिल पर भी असर किया है। इसके होंठों पर मुस्कुराहट छा गई और वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। फिर बोली, मैं हमेशा से चाहती थी कि किसी को अपना राज बताऊं, लेकिन खौफ होता था कि वो मुझे समझ नहीं पाएगा। मैंने कहा, अभी मौका है, यहाँ बैठकर सब कुछ बताओ, मैं सुनूंगा। वो थोड़ी देर घबराई, फिर अपना बैग खोला और एक छोटी नोटबुक निकाली। ये मेरी दुनिया के कुछ हिस्से हैं जो मैंने किसी को नहीं दिखाए। मैंने हैरत से कहा, वाकई? वो सर हिलाकर कहने लगी, हाँ, ये सब मैंने सिर्फ अपने एहसासात और ख्वाबों के लिए लिखा था। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप भी ये जानें। मैंने नोटबुक उठाई और देखने लगा। हर सफ़े पर उसकी ज़िंदगी की छोटी छोटी कहानियाँ, जज्बात और वो छोटे छोटे लम्हात थे जो किसी को भी दुखाने के लिए बहुत कीमती थे। मैंने कहा, ये सब बहुत खूबसूरत है। तुमने अपने दिल की बातें इतनी खूबसूरती से बयान की हैं कि लगता है जैसे मैं तुम्हारे जज्बात के करीब हूँ। वो शर्माते हुए मुस्कुराई और कहा,
अब मुझे लग रहा है कि मैंने सही फैसला किया कि आज यहाँ आकर सब कुछ बता दिया। इसी लम्हे बाहर बारिश तेज हो गई और कैफे की खिड़कियों से बूंदें जमीन पर गिरती दिखाई दी। हम दोनों खामोश होकर बाहर की बारिश को देखने लगे, जैसे हर कतरा हमारे दरमियान फासले को कम कर रहा हो। मैंने कहा, ये लम्हा यादगार है। शायद जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा मौका ना मिले। इसने हल्की आवाज में कहा, शायद, लेकिन आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और हम दोनों ने महसूस किया कि ये पहली मुलाकात सिर्फ एक आगाज है, एक ऐसा आगाज जो हमारे मुस्तकबिल के बहुत से राजों और खुशियों को सामने लाएगा। बारिश रुकने के बाद हम कैफे से बाहर निकले। गिल्ली में पानी जमा था और छतों से बूंदें टपक रही थीं। मैंने कहा, चलो थोड़ी देर चहलकदमी कर लेते हैं। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है, लेकिन मोहतात रहना, ज़मीन अभी फिसलन भरी है। हम दोनों सुस्त कदमों से चलने लगे। गिल्ली की रोशनी में हमारे साए लंबे और एक दूसरे के साथ जड़ गए। कुछ देर खामोशी रही, फिर इसने पूछा, अब वाकई मेरे बारे में पहले क्या सोचते थे? मैंने हंस कर कहा, सच पूछो तो मैं सोच रहा था कि ये लड़की कुछ मुख्तलिफ है और शायद मेरी जिंदगी में कुछ नया रंग डालेगी। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी, फिर शर्माते हुए बोली, वाकई मैं भी यही सोचती रही, लेकिन कभी यकीन नहीं आया कि आप भी ऐसा महसूस करेंगे। हम चलते चलते एक छोटे पार्क के पास पहुंचे। वो दरख्तों के नीचे रुक गई और मैं भी पास खड़ा हो गया। हवा के साथ खुशबू आई और दोनों के दिल सुकून महसूस कर रहे थे। वो हल्की आवाज में बोली, मुझे लगता है आज का दिन खास है, कभी नहीं भूलूंगी। और मैंने सर हिलाया और कहा, मैं भी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। इसी लम्हे इसके मोबाइल पर एक पैगाम आया। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, फिर फ़ोन बंद करके मुस्कुराई और बोली, कोई फिक्र की बात नहीं, बस मामूली पैगाम था। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन लगता है आज हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। वो हल्की सी हंसी के साथ बोली, हाँ, और लगता है कि अब मेरी जिंदगी में आपका हिस्सा ज्यादा गहरा हो जाएगा। हम दोनों वहां खड़े रहे, गिल्ली की रोशनी और हल्की हवा के दरमियान, ये एहसास करते हुए कि जिंदगी के छोटे लम्हे कभी भुलाए नहीं जा सकते। हम पार्क की छूटी गिल्ली से निकलकर एक खामोश रास्ते पर पहुंच गए। इर्द गिर्द सन्नाटा था, सिर्फ कभी कभार किसी गाड़ी की रोशनी दौर से चमकती। मैंने पूछा, क्या तुम्हें कभी खौफ महसूस हुआ कि ये सब इतनी अचानक शुरू हो गया? इसने थोड़ा सा सर झुकाया और कहा, हाँ, लेकिन दिलचस्पी ज्यादा थी। मैंने सोचा कि कभी कभी खतरा भी खुशी का हिस्सा होता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आज हम दोनों ने खतरे और खुशी दोनों का एक साथ तजर्बा कर लिया। वो हंसी और कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर बोली, मुझे एक जगह दिखानी है जहाँ कभी कभी मैं अपने ख्यालात लिखती हूँ। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो चलो वहाँ चली। मैंने कहा, ज़रूर, मुझे भी देखना है कि तुम्हारी दुनिया किस तरह की है। हमने रास्ते में छोटे रास्तों और गलियों से गुजरते हुए एक पुराना किताबों वाला कैफ़े देखा, जिसके अंदर सिर्फ चंद मेज़ें और एक छोटा सा स्टॉल था। वहाँ दाखिल होते ही एक खामोशी ने माहौल को ख़ास बना दिया। इसने अपनी बैग से एक छोटी डायरी निकाली और कहा, ये वो जगह है जहाँ मैं अक्सर अपनी सोचें लिखती हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि तुम भी देखो। और मैंने डायरी को गौर से देखा। हर सफ़े पर छोटे छोटे खतूत, तस्वीरी खाके और यादों के टुकड़े मौजूद थे। मैंने कहा, ये वाकई हैरत अंगेज़ है। तुमने अपनी हर एहसास को इतनी खूबसूरती से महफूज किया है। वो शर्माते हुए सर झुकाए बोली, मैं नहीं चाहती थी कि ये किसी और के पास जाए, लेकिन आज तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करके अच्छा लगा। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ ये राज सिर्फ हमारा है, और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाया। इसी लम्हे बाहर की हवा में खुशबू और बारिश की बाकी नमी ने माहौल को और भी पुरसुकून बना दिया।
ہم دونوں خاموش بیٹھے، لیکن دل کی دھڑکنیں اور باتیں ایسے جڑ چکی تھیں جیسے وقت نے ہمارے لیے خاص لمحہ روک دیا ہو۔